नमस्कार, मैं हूं प्रसून। कहते हैं सियासत का मौसम बदलने में वक्त नहीं लगता। आज चुनाव से पहले सियासी माहौल सिर्फ गर्मा ही नहीं रहा बल्कि बदलता भी दिखा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में मानो सारे मुद्दे गौड़ हो गए। विकास, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय नीति, राम मंदिर नेपथ्य में चले गए। वैसे ये विपक्ष के लिए एक वरदान ही है। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्ष पर कार्रवाई जैसे मसले चुनावी बने तो विपक्ष इसका काफी फायदा उठा सकता है और बीजेपी को संभावित नुकसान भी हो सकता है। वैसे ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है और कितनी पैनी रणनीति के तहत कार्य करता है। बीजेपी के काल चक्र को काट पाना मुश्किल है, पर शायद नामुमकिन नहीं। एक घड़ी विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा की है। क्या विपक्ष बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डाल पाएगा? क्या विपक्ष चुनाव में विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई और तानाशाही जैसे मुद्दे को उठाकर मोदी के विजयी रथ को रोक पाएगा? क्या जन आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी एक और जन आंदोलन करके संजीवनी पाएगी? बढ़ती दबिश के बीच क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति और क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान? आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले देखिए रिपोर्ट। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने नए सियासी फ्रंट को खोल दिया है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दल। मुद्दा सीधे सीधे केजरीवाल और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। चुनाव से महज एक महीने पहले इस तरह का मसलों की फेरबदल सियासी रणनीति में भी बदलाव आ रहा है। जन आंदोलन से सत्तासीन होने वाले केजरीवाल एक बार फिर से बड़े स्तर पर जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 31 मार्च को दिल्ली में महारैली है, जहां तमाम विपक्षी दल एक मंच पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। ये एक ऐसी जगह होगी, देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। वहीं ईडी के शिकंजे में फंसे केजरीवाल ने हिरासत से ऑर्डर जारी किए हैं। इस निर्देश में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राजधानी के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें। लेकिन अब बीजेपी उनके इसी आदेश को लेकर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना और ईडी से आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है और आदेश में जांच की मांग की है। वहीं आप भला कहां चुप बैठने वाली है? अब सरकार स्वास्थ्य मसले पर खास सत्र करने वाली है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 साल बाद
बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। बताना चाहता हूं ये एक फोर्ज लेटर है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को हाईजैक किया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। उन लोगों द्वारा हदायत दी जा रही है जिनके पास अधिकार नहीं है, बिना चिट्ठी नंबर के, बिना किसी ऑफिस ऑर्डर नंबर के, और खास तौर पर बिना किसके ब्याह पे किसने ऑर्डर करके निकाला, किसी अधिकारी के इस पे साइन नहीं है। बहुत स्पष्ट है, या तो इसको आतिशी जी ने ऑपरेट कराया है सीएम ऑफिस को, या मिसेस अरविंद केजरीवाल जी ने ये हदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल तरीके से ऑपरेट करना, यह बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे ये ऑफिस को इस्तेमाल किया गया, किसने ये चिट्ठी बनाई, किसने चिट्ठी बनवाई, किसने चिट्ठी टाइप की, किसने चिट्ठी इशू की, ये सारी बातें एक क्रिमिनल हैं। ये तो महज दो मसले हैं, पूरा सियासी ताना बाना कई सवाल खड़े कर रहा है। विकास की नीतियां मोदी सरकार की उपलब्धि मानी जाती हैं। एन चुनाव से पहले विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई का मसला क्या मोदी सरकार पर भारी पड़ेगा? माना जा रहा है कि आप केजरीवाल की गिरफ्तारी को जन आंदोलन करके भुना सकती है और अपनी साख मजबूत कर सकती है, लेकिन क्या आपको विपक्ष का पूरा साथ मिलेगा? गिरफ्तारी और लगातार दबिश के बीच आपकी क्या रणनीति होगी, और अगर चुनाव तक केजरीवाल हिरासत में रहे तो आप पर क्या असर पड़ेगा? कई सवाल है। अगर विपक्ष इस मसले को सही रणनीति के तहत खेल जाए तो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। विकास की राजनीति पर मोदी की पकड़ ढीली करके विपक्ष हमलावर बन सकता है। विपक्ष पर कार्रवाई से मोदी सरकार को तानाशाह करार कर सकता है, और ये सब तमाम मुद्दे जनता के बीच ले जा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए विपक्षी एकजुटता और रणनीतिज्ञ पहल जरूरी है, जिसकी अभी कमी खल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या है आपकी रणनीति और बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक, विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी, गोपाल कृष्ण, प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप चारों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव निगम जी से, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संजीव जी, आखिर जेल से सरकार कितने दिन चलेगी? और सवाल यही है कि क्या किसी ठोस रणनीति के तहत आप लोग ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि केजरीवाल जी की जगह कोई और नेता बन जाए, सीएम का कैंडिडेट बन जाए और केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में काम करता रहे? भरोसा नहीं है क्या ऐसे लोगों पे जो आपके अपने करीबी हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि निर्णय नहीं ले पा रहे। निर्णय लिया जा चुका है। ये हमने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के बीच में जाकर के हर विधानसभा क्षेत्र में हमने सर्वे कराया है, सर्वे करा चुके हैं। अपनी जिन लोगों ने दिल्ली सरकार को वोट दिया था उनसे दोबारा पूछा गया है अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होना चाहिए। हमको दिल्ली की जनता ने आश्वस्त किया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो दिल्ली में जेल में जाकर के अरविंद केजरीवाल जी आप सरकार चलाएं, और उसी के मुताबिक सरकार चल रही है। और जब तक है संजू जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है चूंकि एक तरह का संवैधानिक संकट होगा। जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें एलजी के साथ मुख्यमंत्री का होना जरूरी है। अब उसमें किस तरीके से पत्राचार होगा या किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा एक अलग मुद्दा है। दूसरा, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों को सीधे सीधे, उस पर भी एक सवाल होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में सवाल होगा कि पहले जेलर से अनुमति तक लेनी पड़ती है पत्राचार करने के लिए। तो क्या आपके कैडर में कोई इतना अनुशासन नहीं कि लोग अपने कैडर पे भरोसा कर पाए? सवाल यही है। प्रसून जी सर्वमान्य नेता है अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के और सरकार के। आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या बात आप कर रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग के जैसे मसले पर हमने पूरी 8 साल कानूनी लड़ाई लड़ी है, और जब उच्चतम न्यायालय से हमारे पक्ष में दिया गया निर्णय कि अरविंद केजरीवाल जी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद में संसद में इस मोदी सरकार ने उस कानून को भी, जो उस निर्णय को भी सुप्रीम कोर्ट को बदल दिया और कानून पारित कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग करना, वो हम नहीं कर सकते।
जो हम कर सकते हैं। मैं उस कमेटी की बात कर रहा हूं जिस कमेटी में मुख्यमंत्री भी होते हैं। सुनिए, तो बात आपके सारे सही है, आप देखते जाइए, जैसे जैसे समय आता है आप देखते जाइए। कुल मिलाकर के जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आम आदमी पार्टी का, हमने जो दिल्ली की जनता से वायदे किए थे उसमें दिल्ली की जनता के लोगों को दिक्कत नहीं, जनता को ये दिक्कत होनी चाहिए कि उनको ये लगे साहब आपसी लड़ाई में हमें क्यों परेशानी हो रही, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्यों चलिए ठीक है, हाथ कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विजय खेरा जी, प्रवक्ता बीजेपी। विजय खेरा जी, आप केजरीवाल जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं जेल तो भेज ही दिया, अब क्या इस्तीफा से क्या फायदा है, करने तो वैसे भी आप कोई काम नहीं देते उनको। आप तक मेरी आवाज जा रही क्या? जी आवाज आ रही है आपकी। देखिए, पिछले 60-70 साल से एक स्वस्थ परंपरा है, जब भी किसी मंत्री पर आरोप लगते हैं हमेशा वो इस्तीफा दे देते हैं। ये पहला वाक्य है मेरे देखते हुए, और आपने भी नोट किया होगा। हम उदाहरण भी दे सकते हैं, अभी 2-4 आपको एकाएक फौरन। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सिर्फ आरोप लगे थे, जेल नहीं गए थे, अरेस्ट नहीं हुए था, लेकिन कांग्रेस की ही सोच थी। अर्जुन सिंह जी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब्दुल रहमान अंतुरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे, चार्ज लगते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। निहार रंजन लश्कर राज्य मंत्री थे केंद्र में, हेल्थ मिनिस्ट्री में, एक एमडी एडमिशन के ऊपर उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, अभी उनकी इंक्वायरी हो गई, प्राइमा फेसाई भी नहीं हुई। खेरा जी, आपके जो उदाहरण है उससे तो लग रहा है कि फिर आप भूपेश बघेल भी उसी दायरे में है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, उनके बेटे तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, उनके बेटे शिवसेना सांसद संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, अगर इतने लोग दे देंगे इस्तीफा, चुनाव कौन लड़ेगा, कौन कमान संभालेगा? सवाल ये है, अगर मान लो इतने लोगों को सजा हो जाए, जेल में बंद रहे, तो भी क्या चला? नहीं, मान लेने की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि आपका जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, ये तो विपक्ष को जेल में ही ठूस के लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहता है। अगर हत्या होती तो साल भर में सत्येंद्र जैन जमानत न होती क्या? आप किस पे विश्वास करेंगे? मोदी पे मत करिए, भाजपा पे मत करिए, मीडिया पे मत करिए, कोर्ट पे तो करना होगा ना। अंत में कौन तय करता है कि कौन बेईमान है, कौन भ्रष्ट है? कोर्ट करती है। कोर्ट आपको जमानत नहीं दे रही है, प्रथम दृष्टया आपको दोषी पा रही है, बार बार आप जा रहे हैं, साल भर में आप 20 बार। चलिए, कोर्ट की बात तो आपने कर दी, आप अपनी सरकार की बात बता दीजिए कि क्या आप इस स्थिति को संवैधानिक संकट मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्या केजरीवाल सरकार को आप बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? संवैधानिक संकट का सवाल नहीं है, सवाल अभी फिलहाल इतना है कि जो नियम है उनमें उनके व्यक्तिगत रूप से उन्हें हटाने का कोई प्राविधान नहीं है। कानून इसमें, संविधान चुप है, उसका वो लाभ लेना चाहते हैं। इसका लाभ उन्होंने पीछे भी बहुत कोशिश की संबंध में न जाने की, आखिर में कोर्ट के आदेश हुए कि आपको जाना ही होगा। यही हाल हेमंत सोरेन का भी हुआ था, आखिर वो जब जेल गए जाना ही पड़ा उनको, उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक अच्छा काम ये किया उन्होंने। आपकी रणनीति मानी जाए तो आप केवल केजरीवाल जी का इस्तीफा ही लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं लेना चाहते हैं। वो नहीं दें तो भी हमें कोई फर्क नहीं, वो दें तो अभी तो नहीं। भी आज आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उनके इस्तीफे को लेकर। फर्क एक सिस्टम का है, फर्क एक जनता का है। अगर आप अंदर भी रहेंगे, सरकार चलाना चाहते हैं, आप कानून तोड़िए, संविधान तोड़िए, नियम तोड़िए, कोर्ट की बात मत मानिए, जो करना करिए, आपको उसकी सजा अपने आप ही मिल जाने वाली है। जनता सजा दे देगी। आप भ्रष्ट पाए गए हो, कमीशन आपने खाया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है। गोपाल कृष्ण जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, एक बात बताइए, जब इन्हीं केजरीवाल जी के लिए आप लोग सड़क पे अनशन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आज आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जिससे भ्रष्टाचार के मामले में आपको समझौता करना पड़ रहा है? या तो पहले आप नहीं सही थे या अब नहीं सही हैं? गोपाल जी, गोपाल जी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्रसून भाई और बाकी सभी उपस्थित प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार और होली की शुभकामना। जी, मैं ये कह रहा हूँ
कि जब प्रधानमंत्री को, सोचिए कि इस देश के लिए क्या दुर्भाग्य है कि जो जो पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है उसके साथ प्रधानमंत्री इसी तरह का नीच किस्म का हरकत करते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है नीचताई कहने में, क्योंकि प्रधानमंत्री को बताने के लिए कुछ है नहीं कि चुनाव में कि 2 करोड़ का रोजगार क्या हुआ और तमाम तरह की बेरोजगारी क्या हुए और क्या डेवलपमेंट हुआ। तो चुनाव के समय ये हेमंत सोरेन को, तो ऐसे लोग भारत में हैं, वीर सपूत हैं जो जेल चले जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। उसमें हेमंत सोरेन जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो ये चापलूसी किसी और को दिखाएं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी में अगर इतना गैरत बचा है तो पीएम केयर फंड के मामले में वो जेल खुद चले जाए स्वतः, क्योंकि अगर सरकार बदलने के बाद इस पर कार्रवाई हुई तो आजीवन जेल की सजा काटेंगे। मैं आपके रिकॉर्डेड लाइन पर बोल रहा हूँ। जो अभी चंदा चोरी का पे आरोप नहीं, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके तहत प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उन पर जेल होना चाहिए था। अब आपकी बातों का जवाब सीधे विजय खेरा जी से ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं विजय खेरा जी। कार्रवाई हो रही थी उनको, तो नैतिक कोई है क्या? नैतिकता के बारे में सवाल है विजय खेरा जी। 70 साल के बाद ये जो आरोप लगा रहे हैं चुनावी बॉन्ड का, एक लाइन मैं और बोलूंगा। 70 साल के बाद इनको भारत में राज्य करने का मौका लगा और इन्होंने क्या डेवलपमेंट दिया? ड्रग्स का व्यापार, गुजरात को अडानी पोर्ट्स पर ड्रग्स मंगवाना, ये डेवलप किया। ये लोग सैनिकों को इलेक्शन के समय में शहीद करवाना, अभी 5 राज्य के चुनाव से 22 सैनिक शहीद हुए हैं। ये है इनकी फॉरेन पॉलिसी। तो ये जो खेल खेल रहे हैं लोकतंत्र को चैलेंज करने का, तो उनकी नैरो माइंडनेस को दर्शाता है और इसका बहुत गंभीर परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। विजय खेरा जी, आप इनके आरोपों का जवाब दे दीजिए। आप एक सेकंड तो हल्का सा बोलेंगे क्या? रिपीट, कम सुनाई दे रहा था उनकी आवाज। इनका कहना है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर जो चंदा मिला वो दागी कंपनियों से आया था, उसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल उनकी बात का जवाब दिया जाएगा साहब। उनको जेल जाना चाहिए। पहले जब चुनाव लड़े जाते थे उस समय सारा काला धन इकट्ठा किया जाता था। पीएम केयर में सांसदों को, विधायकों को पार्टियां खुद पैसा देती थी चुनाव लड़ने के लिए, व्हाइट में भी भेजती थी और अंडर हैंड भी देती थी। उस काला धन बंद करने के लिए, ताकि इसका रिकॉर्ड हो, वो रिकॉर्ड पहली बार मोदी सरकार ने किया है। झूठ ये बात और है, दान देने वालों के या पैसा देने वालों के नाम उजागर नहीं होना चाहिए। ये कानून में था, ये पास हुआ था, कानून बना था, उस कानून के तहत ये किया गया था ताकि काले धन पर रोक लगे। गोपाल कृष्ण जी, अब आपकी बात का एक जवाब मैं दे देता हूँ। जिस आप पीएम केयर फंड की बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट के तहत रजिस्टर किया गया है, इस पे और भी किसी दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो पूरी तरीके से कानून सम्मत है। हमारे साथ मौजूद है पीयूष पंत जी, राजनीतिक विश्लेषक। पीयूष जी, क्या लगता है कि अगर जेल से कोई आदमी सरकार चलाता है तो उसमें क्या बुरी चीज है? देखिए प्रसून जी, पहले तो आप मुझे पत्रकार कहें तो बेहतर होगा, विश्लेषक न कहें। राजनीतिक विश्लेषक बहुत बदनाम हो चुका है ये जो शब्द है। तो अब जहां तक रहा सवाल जो आपका, तो निश्चित रूप से उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए वो मुख्यमंत्री है, अभी भी मुख्यमंत्री हैं और एमएलए हैं, और अभी जो कस्टडी में है वो अभी कोई उनको सजा नहीं मिली है, तो ये निश्चित रूप से वो चला सकते हैं। लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी तरफ ये है कि वो दिक्कतें हो सकती हैं वो, और ऐसा अभी तक कोई इस तरह की कोई परंपरा भी नहीं रही है। अगर आप कहें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये आएगी जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और जो नया व्यक्ति बैठता है, पुरानी परंपराओं को भी देख लिया जाए। एक बार मुख्यमंत्री पद पाने के बाद कोई हटना नहीं चाहता है, चाहे मांझी जी हो चाहे कोई भी हो। यही मुझे लगता है, यही आशंका है, इसीलिए सुनीता जी का उनकी पत्नी का नाम चल रहा है। जैसे लालू जी ने किया था, राबड़ी जी को बैठा दिया था, तो उनको भी खतरा है कि कोई अगर दूसरा बैठ गया तो उनके लिए शायद मुश्किल होगा, और उनका जो एकाधिकार है आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो कहीं न कहीं कमजोर हो जाएगा। ये तो एक है निश्चित रूप से, इसीलिए वो एक मॉरल ग्राउंड नहीं ले पा रहे हैं। जो पार्टी या जो व्यक्ति एक हाई मॉरल ग्राउंड लेके आया हो राजनीति में, वो एक मॉरल ग्राउंड नहीं ले पा रहा, इसीलिए कि उनको पता है कि आज की राजनीति और शासन किस तरह का हो गया है। लोग जो है, हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप सब में देखिए, भाजपा से लेके आरजेडी से लेके कांग्रेस से लेके सबका यही हाल है। जेएमएम से ले लीजिए आप, वहां भी देख लीजिए। तो नहीं, भाजपा को आप इस मायने में अलग कर सकते हैं कि मोदी जी हटेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका बेटा बनेगा, उनका रिश्तेदार बनेगा।
इस मामले में बीजेपी थोड़ी सी अलग दिखती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई ये है। लेकिन ये है कि आप भी कह रहे हैं कि अगर हटेंगे तो उनकी पत्नी आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनका बेटा तो है ही नहीं, उनके तो कहाँ से आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मॉरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ कि अगर जो है कि प्रधानमंत्री के भी कैबिनेट के मिनिस्टर पे आरोप लगता हो, उनके बेटे पे आरोप लगता हो, दूसरे मिनिस्टर पे महिलाओं के शोषण का, पॉस्को तक में जो है उनको आरोप लगा था लेकिन हटवा दिया गया, तब भी उनको कोई उसमें स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और अब तो जो है, जो अभी बात खेरा जी कर रहे थे उस बात की, तो अभी तो वो जो देखिए जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया है, उसमें सबको पार्टी को फंड मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मिलता भी है फंड। लेकिन उस फंड के एवज में क्या क्या छूट दी गई, किसको किसको आरोप मुक्त कर दिया गया, किसको बेल मिल गई, किन पार्टियों को, किन जो कंपनी है, ड्रग्स कंपनियां थी, उनको क्या क्या रियायतें। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। दवा कंपनियों को लेकर भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं कि कई ऐसी दवा कंपनियां, दागी कंपनियां हैं जिनके सैंपल फेल होते रहे और बाद में जब चंदा दिया गया उसके कुछ समय बाद उनको परमिशन मिल गई। ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप दागी का मुकाबला दागी से कैसे करेंगे? आपका खुद दामन दागदार है। आप किसी और को मुख्यमंत्री बना दीजिए जिसके ऊपर अभी दाग नहीं लगा है। आतिशी हो सकती हैं, सौरभ हो सकते हैं, कई उम्मीदवार हो सकते हैं, आपकी अपनी पत्नी भी हो सकती है एक तरीके से। लेकिन आप खुद दागी हैं और दूसरे दागी के साथ आप तुलना करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? इसीलिए हमारा सवाल है कि आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी? संजीव निगम जी। देखिए, हाँ, आप ये जो प्रसून जी बार बार कह रहे हैं जी दागी है, दागी है, दागी का क्या मतलब है जी? क्या परिभाषा है दागी की? किस कोर्ट ने उन्हें दागी का मतलब ये है, सुन लीजिए, आपने चूंकि दागी का सवाल पूछ लिया क्या मतलब है, तो मतलब बता देता हूँ। 9 बार ईडी ने सम्मन दिया। आखिरी बार जब अदालत में बहस हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, तो जज ने पहले जांच एजेंसियों को फटकारा कि 3 बार के बाद गिरफ्तारी हो सकती थी, 9 बार सम्मन क्यों दिया। लेकिन जब उनके सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तो जजों का जो टोन था वो बदला दिखा। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी कारण से कहा जाता है कि दागी। अब आप अपनी बात रखिए। हेमंत सोरेन जी को 9 बार जो है 8 बार वो भी दागी थे, उनको भी तो आपने 9वें सम्मन के। अरे भाई, हेमंत सोरेन को कौन क्लीन चिट दे रहा है? मैं देखिए अभी कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण था। हमने जो है हमारे 2 पूर्व नेता, हमारे जो नेता हैं, मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम रहे दिल्ली सरकार में, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, इन दोनों लोगों को आपने गिरफ्तार करके रखा हुआ ऑलरेडी। संजय सिंह जी को नहीं भेजा और आपने उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। तो हमें मालूम है, हम इन सब बातों को जानते हुए कि आपको काम करना वही है, चाहे पहले संबंध। संजीव निगम जी, आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। अगर मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है, संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है, तो उससे बीजेपी सरकार का लेना देना नहीं है। उससे लेना देना अदालत का है। सुन लीजिए मेरी बात भाई। संजीव जी, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कैसे देंगे? उससे लेना देना अदालत का है। अदालत नहीं दे रही है जमानत, आप उसको मिक्स कर रहे हैं राजनीति से। मैं बात क्या कह रहा हूँ आपका, जब आप उनको लेकर के गए थे, जब आपने उनसे पूछताछ किया था, पहली बार पूछताछ किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। संजय सिंह जी राज्यसभा के सदस्य, कितनी बार आपने सम्मन भेजा? बताइए, तहकीकात करवा लीजिए। एक बार भी आपने सम्मन नहीं भेजा। आपने उनके घर गए, आप सुबह से लेकर शाम तक का तहकीकात करते हैं, शाम को आप उनको लेकर चले आए। आपके काम करने का रवैया हमें मालूम है, किस तरीके का काम आपको वही करना है, चाहे पहले में करे, दूसरे में करे, तीसरे में करे, कह रहे कोई बात नहीं। उस दिन भी जब बात हुई तो आपने जाकर के उधर अदालत से बात हुई और आपने रात में ही, मतलब जो है 9 बजे आप उनके घर चले गए। अगले दिन वोट का भी इंतजार नहीं किया। ऐसा लगता है कि वो फ्लाइट पकड़ करके। संजीव निगम जी का कहना है कि एक राजनीतिक है फंसाया जा रहा है। पीयूष पंत जी। ना देखिए, साजिश तो नहीं मैं इसको कहूंगा। ये तो मतलब ये बहुत अति उत्साहित, या आप कह लीजिए एक एक्सट्रीम जो है कि आप इस तरह की बातें अगर कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है। साजिश से क्या मिलना है भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को? क्योंकि एक देखिए, अभी भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत, जहां तक लोकसभा का संदर्भ है, एक बहुत बड़ी पार्टी है ऑल इंडिया लेवल की। और जो चुनाव में उसका जो दखल रहता है, जो चुनाव में जो उसकी सफलता रहती है, उसका प्रतिशत जो है बहुत बड़ा है। आम आदमी पार्टी उस समय ठहरती नहीं है। तो और तो वो कोई साजिश करेगी नहीं कि उनके खिलाफ वो कर लेगी।
लेकिन हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि एक राजनीतिक फायदे के लिए और राजनीतिक इस मायने में कि ये दिखाने के लिए कि हर विपक्षी दल जो है वो भ्रष्ट है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईमानदार है, जबकि आम आदमी पार्टी ये दावा करती थी और अरविंद केजरीवाल दावा करते थे कट्टर ईमानदारी का। तो ये उनको दिखाने के लिए, और एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं ये मानता हूं, देखिए अगर अरविंद केजरीवाल, प्रसून जी, अगर अरविंद केजरीवाल उस गठबंधन में शामिल नहीं होते तो मुझे लगता है शायद इनकी अरेस्ट भी नहीं होती, क्योंकि देखिए उस गठबंधन ने इतना तो किया है कि एक चुनौती बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की, और जो वोट, क्योंकि उसका फायदा किसका होता था, भारतीय जनता पार्टी को सीधे होता था। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से वो वोट काट के फायदा जो है कांग्रेस को कमजोर कर पीयूष जी, मैंने कई अपनी डिबेट में इस बात को इंगित किया था, शुरू से जब ये इंडिया ब्लॉक बना था तब से मैंने इंगित किया था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ममता बनर्जी कांग्रेस को स्पेस बंगाल में नहीं देंगी, चूंकि दोनों में बंटवारा मुस्लिम वोटों को लेकर होगा। आरजेडी भी एक सीमित दायरे तक ही इनको अपना स्कोप देगी ये बिहार में, यही अखिलेश यादव के साथ है। आप राष्ट्रीय पार्टी हो के 4-10 सीटों पे लड़ लेंगे, क्या मैसेज जाएगा? सवाल इतना है कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ बड़ा विपक्ष कौन है, बड़ा दल कौन है? तो कांग्रेस अपनी उस छवि को बरकरार रखने में मुश्किल आती है कांग्रेस को इस गठबंधन के कारण, और अगर जहां स्थानीय दलों को या कहा जाए प्रदेश स्तर वाले दलों को दिक्कतें आ रही हैं, वहां से वो गठबंधन से हट रहे हैं और ये शुरू से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका आखिर केजरीवाल जी का विकल्प कौन होगा? कारण क्या है? जो संजीव निगम जी कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में तमाम 6-7 ऐसे प्रदेश हैं, बड़े प्रदेश हैं जिसपे आम आदमी पार्टी चुनाव मजबूती से लड़ने वाली थी। लेकिन चूंकि अब केजरीवाल जी जेल चले गए, इनके 9 सदस्यीय चुनाव कमेटी जो फैसले लेती है उसके 2/3 सदस्य जेल के अंदर हैं, वो भी टॉप लेवल वाले। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें तो कम हो रही हैं। आप इसी को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं पीयूष जी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए ये एक राजनीतिक साजिश की गंध निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को आएगी, क्योंकि आप बिल्कुल पंगु बना दे रहे हैं इनकी टॉप लीडरशिप को। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अरविंद केजरीवाल को इस तरह से अरेस्ट करते हैं तो उनका जो है साइज और बड़ा बना देते हैं भारतीय जनता पार्टी उसको, और उनके लिए सपोर्ट, वो भले ही अगर ना भी कैंपेन करें, कैंपेन करते तो निश्चित रूप से फायदा होता है, क्योंकि वही सबसे बड़े जो है कि वो एक आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीयूष पंत जी, और इसका जवाब ले रहे हैं विजय खेरा जी से, प्रवक्ता बीजेपी। आप विपक्ष के नाम पे अरविंद केजरीवाल के जरिए एक ऐसा चेहरा दे रहे हैं विपक्ष को जो आपके खिलाफ सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा। आप इससे कितना सहमत हैं विजय खेरा जी? पहले अरविंद केजरीवाल कुछ थे भारतीय जनता पार्टी के सामने, ना आज हैं। वो अपने आप को एक दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन्होंने दुनिया भर की गालियां मोदी जी को दी थी, दुनिया भर उनके खिलाफ बोले थे कि मैं उनका विकल्प हूं, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं, हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं। और भ्रष्ट चार्जेस होने के बाद कट्टर कह के अपने 21 मार्च से गिरफ्तारी होने के बाद चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जाए, चुनावी बॉन्ड की बात की जाए, या राम मंदिर की बात की जाए, या विकास की बात की जाए, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि उभरी है, ये सारे मुद्दे गौड़ हो चुके हैं। इससे तो सहमत होंगे ना? इस समय 2-3 दिन से लगातार केजरीवाल ही चल रहे हैं। विकास का मुद्दा जनता की नजर में कभी गौड़ नहीं हो सकता, कभी नहीं मिट सकता। यही एक मुद्दा होता है जिससे जनता का सीधा संपर्क होता है, जो जनता सीधे तौर पर जिससे लाभान्वित होती है या नहीं हो पाती है, और उसमें हम नंबर 1 है, खरे उतरे हैं, इसीलिए पुनः जीते थे और फिर पुनः जीतेंगे, पुनह जीतेंगे। गोपाल कृष्ण जी, प्रवक्ता कांग्रेस। गोपाल जी, विकास के मुद्दे पे मीलों आगे है बीजेपी आपसे, और पूरा विपक्ष मिलके भी विकास के नाम पे उनके ऊपर एक भी दाग नहीं लगा पाया है जिससे जनता सहमत हो। गोपाल जी, गोपाल जी अनम्यूट कर लीजिए अपनी आवाज। हाँ,
झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि बीजेपी की पहली ट्रेनिंग झूठ बोलने की होती कि जोर जोर से बोलो, खूब बोलो, झूठ बोलते रहो, हमेशा बोलो। प्रधानमंत्री जी के लफ्ज है, मैं किसी और के लफ्ज नहीं सुना रहा हूँ। मैं भाषण आपको क्लिप दिखा दूंगा। अब आ जाता है विकास पर। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे छात्र आंदोलन पर बैठे हुए नहीं है। ग्रेजुएशन के 10,000 20,000 की नौकरी की मांग कर रहे हैं। उसके बाद भारत के पूरे किसान, नॉर्थ भारत के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के पूरे किसान विरोध में उतरे हुए हैं। अब आ जाइए सैनिक पर। पूरी सैनिक की संघीय ढांचा को इन्होंने खत्म कर दिया अग्निवीर लाकर। अब आ जाते हैं सब परिवार पर। गोपाल जी, आपकी बात बेहद अहम है और इससे एग्री अगर हुआ जा सकता है, इससे सहमत हुआ जा सकता है, तो इसके बाद एक बड़ा सवाल यही उभर रहा है जिसपे हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या विपक्ष का चेहरा गांधी परिवार से हटके केजरीवाल बन गए हैं? इंडिया गठबंधन एक है और इंडिया गठबंधन में जिसका जैसा रहेगा वो समय आने पर चुनाव डिसीजन होगा। ये सब कोई इस समय की बात नहीं है कि कौन होगा गठबंधन। ये कोई गुजराती लॉबी नहीं है तड़ीपार की, तड़ीपारों की लॉबी नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ ऐसी पार्टी है बीजेपी जहाँ जयंत सिन्हा से IITN का टिकट काट दिया जाता है और स्मृति ईरानी को बहुत सम्मान से टिकट दिया जाता है। यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे अटल जी के शासनकाल में, उनको हटा दिया गया। वो IAS भी थे, उनको हटा दिया गया क्योंकि चापलूसी नहीं कर सकते है ना। बीजेपी में रहने के लिए आपका दो चीज होना जरूरी है, अनपढ़ और चापलूस। ये दो चीज होना जरूरी है। पूरे ये बात तो आप लोगों के बारे में कही जाती है गांधी परिवार को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव निगम जी। इस मुद्दे पे चर्चा बाद में करेंगे कि कौन कितनी चापलूसी करता है अपने शीर्ष नेतृत्व की। संजीव निगम जी, आपको क्या लगता है ये बूमरैंग हो गया है बीजेपी का गिरफ्तार करने वाला? आपकी आवाज म्यूट है संजीव निगम जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल म्यूट नहीं है, आप बताइए। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा बात करवाइए, सम्मान के बाद जब अदालत गए अरविंद केजरीवाल जी, तो उसी रात को फौरन आनंद फानंद में आपने 10वें सम्मान के बहाने घर में छापा डाल दिया। अगले दिन भोर का भी इंतजार नहीं किया। अरविंद जी क्या भाग जाते कहीं विदेश? जो भाग गए हैं, जिनको आपने भगा दिया है जहाज में बैठा करके, मेहुल चौकसी हो गए, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी हो गए, नीरव मोदी हो गए, उनको पकड़ के नहीं ला सके हिंदुस्तान। अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ोगे, उनसे इस्तीफा नहीं मांगोगे। मणिपुर में किससे जाए, आप अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगोगे? हद हो गई। मतलब 100 करोड़ का घोटाला हो रहा है, उजागर हो रहा है, तो इसके बाद अगर उनका नाम आ रहा है, उनको अरेस्ट हो रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, सुन लीजिए मेरी बात आप संजीव जी, आप कहेंगे उनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? आरोप था तो दर्ज हुआ। उनसे पूछताछ के लिए 9 बार बुलाया गया, नहीं आए। मुद्दा ये नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे संजीव जी, तथ्यों पे बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे, हमारे दर्शक भी ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगे। अरे मेरी बात सुनेंगे संजीव जी, ये आपके तमाम आरोपों पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अभी मेरी बात सुन लीजिए। विपक्ष के चेहरे के तौर पे अरविंद केजरीवाल जी उभरे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए एक संकट उत्पन्न हो सकता है? देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी इस समय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी। उनको यही लग रहा है कि हमने जो है कांग्रेस को अकेले तो जो है इस हालत में पहुंचा दिया है। अब जैसा कि अभी बताया था पीयूष पंत जी ने भी कि गठबंधन के बाद से उनको चिंता सताने लगी कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, चिंता आम आदमी पार्टी के समर्थकों को भी सता रही है। चूंकि मैंने जैसा बताया कि जो आपकी कोर कमेटी के, जो 9 सदस्यीय कोर कमेटी होती है जो फैसले लेती है टिकट को देने पे, उसमें से 2/3 ऊपर के सदस्य जेल के अंदर हैं। अब ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो आपको देना पड़ेगा अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का सीरियसली लड़ना चाहते हैं। हम हर परिस्थिति से हम लड़ना जानते हैं, जूझना जानते हैं और जूझ करके निकलना जानते हैं। अगर आज की स्थिति ऐसी है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे नेता है। संदीप पाठक जी है जो कि राज्यसभा के सदस्य है, संदीप पाठक जी है, इस समय जो है हमारे संगठन के मुखिया है। तो अगर ये बात होती है कि तमाम नेता हैं, तो पहला विकल्प आपकी आम आदमी पार्टी के लिए कौन होगा? मैंने बताया ना कि बहुत उनकी पत्नी सुनीता जी होंगी या कोई और? नहीं, अभी इस तरीके की आप उसको विवाद में अनावश्यक आप न लेके जाए।
उसकी पत्नी है, उन्होंने संदेश पढ़ा था उस दिन, आपने देखा होगा, जो कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ईडी की जब कस्टडी से दिया था तो संदेश पढ़ा था उनकी पत्नी जी ने, सुनीता जी ने। तो ठीक है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं वो उसमें कोई उसमें नहीं हो, बल्कि मैं बता रहा हूँ हम लोगों का, हम सारे साथियों का या दूसरे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनका सबका मनोबल डबल है, मल्टीपल टाइम्स है, अच्छा है। इस समय आप चलिए आपके इस नजरिए पे राय ले लेते हैं पीयूष पंत जी का। क्या सुनीता जी सीएम की दौड़ से बाहर हैं? नहीं, देखिए बाहर तो नहीं है, क्योंकि एक जो इशारा उन्होंने किया जिस तरह से उसी कुर्सी पे बैठी वो, जिसपे अरविंद केजरीवाल जो है पार्टी के कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठते हैं, और उनका पत्र वही सुना रही है, सब कुछ वही सुना रही है, जबकि और पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, आतिशी और चीजें करती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का पत्र भी सुनीता ही सुना रही हैं। और ये चर्चा बहुत है, और इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने से पहले भी देखिए, आज से आपको याद होगा प्रसून जी कि 3-4 महीने पहले भी ये चल रही बात हो रही थी, अगर अरविंद केजरीवाल जो है ये अरेस्ट हो जाते हैं तो क्या सुनीता को अपना सक्सेसर बनाएंगे। बहुत ज्यादा बात चली थी ये। एक चीज और मन में, तमाम लोगों के मन में सवाल गूंज रहा है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए गौड़ साबित हो जाएगा? देखिए हाँ, कुछ तो प्रभावित इसलिए होगा कि देखिए संजय सिंह भी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और वो निर्णय लेते थे, वो भी अभी जेल के अंदर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को भी आपको ईडी की कस्टडी से फिर अगर जेल भेज दिया जाता है तो निश्चित रूप से देखिए प्रभावित तो होगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा से ज्यादा जो टारगेट इनका है, अगले साल जो है दिल्ली का जो चुनाव होने जा रहा विधानसभा का वो, और हालांकि इनके पास अभी 62 सीटें हैं यहाँ, और लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जो है कि 80 में 80 के जो मोदी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश को लेके, वही टारगेट अरविंद केजरीवाल का भी है, पूरी दिल्ली का जो है। पीयूष जी, एक सवाल और अहम है कि अगर केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या जो क्षेत्रीय छत्रप अभी पनप रहे हैं वो अपने आप को अलग कर लेंगे पार्टी से अलग लाइन ले लेंगे, या विद्रोह करके किसी दल के साथ समर्थन लेके खुद को मुख्यमंत्री भी घोषित कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में किसी को आप देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो थे और जो सक्सेसर हो सकते थे, जो थोड़ा एम्बिशियस थे, वो अभी तो जेल के अंदर हैं देखिए। और अभी थोड़ी बहुत डिसिप्लिन है आम आदमी पार्टी में, हालांकि सब कुछ सर्वे सर्वा अरविंद ही हुआ करते थे और अभी भी हैं वो, और उसके अलावा वो कॉम्प्रोमाइज करते नहीं थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो उसकी स्ट्रेंथ जो आम आदमी पार्टी है वो यही है कि अभी डिसिप्लिन उनके अंदर है, और उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी, उनके मंत्री, उनके विधायक ये जानते हैं कि अगर हम साथ रहेंगे तभी हम बचे रहेंगे और हम दिल्ली में अपना जो है शासन बचा के रखेंगे, चलाए, और हमारा राजनीतिक भविष्य भी जो है। इसीलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई कोशिशें भी करी तोड़ने की विधायकों को, लेकिन वो टूटे नहीं है। तो लेकिन उसके सबके पीछे ये बात सही है आपका यह सवाल पूछना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी ताकत हुआ करता है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी जो है इतना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतना एक हो चुके हैं कि कहीं न कहीं जो है लोगों में अभी एक सवाल और मन में उभर रहा है कि पंजाब का जो नेतृत्व है, सीएम मान, वो काफी कमजोर हैं राजनीतिक रूप से, इसीलिए डिपेंडेंसी उनकी बनी रहेगी दिल्ली पर, ऐसा आकलन किया जा रहा है। क्या ये आकलन सही होगा? निश्चित रूप से देखिए पहले भी दिल्ली पे ही डिपेंडेंसी थी आपका देखिए, और अरविंद केजरीवाल भी जो है उनको कभी छोड़ते नहीं थे। आप देखिए मैं तो बड़ा सरप्राइज होता था कि काहे जो है मान साहब हर जो अरविंद केजरीवाल की इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी उसमें पंजाब का अपना ध्यान छोड़ के वहां के मुख्यमंत्री वो अरविंद के साथ हर कहीं जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल उनको छोड़ते नहीं थे, क्योंकि डिसीजन अरविंद केजरीवाल ही लेते थे पंजाब को लेकर भी। मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय के लिए जेल जाते हैं तो निश्चित रूप से पंजाब में जो उठापटक हो सकती है, क्योंकि मान उतने सक्षम नहीं है वहां पे जो है लीडरशिप संभालने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। वहां पे आप देख सकते दिल्ली में तो मान का विकल्प वहां कौन बन सकता है?
देखिए अभी तो ये थोड़ी सी चीजें रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर संजीव निगम जी आप कितने सहमत हैं जो पीयूष जी का आकलन है? देखिए ऐसा है, दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह बहुत बेहतर सरकार चल रही है और ज्यादातर सीटों में हमने जो है जो लोकसभा के उम्मीदवार थे फाइनल कर दिए थे अब अरविंद केजरीवाल साहब ने, और पंजाब के भी आठ जो है उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, जो बचे हैं वो भी फाइनल हो जाएंगे। तो बिल्कुल कोई किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके हिसाब से हर जगह हरा भरा है। चलिए ठीक है। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गोपाल जी, दिल्ली में रिवाइव करने के लिए आपके लिए आपदा में अवसर है क्या ये सब्जेक्ट? हम आपदा में अवसर नहीं तलाशते हैं। हम कभी भी आपदा में अवसर तलाश कर और वैक्सीन के नाम पर देश को नहीं लूटते हैं और गुजराती कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। हमारा रहता है जनता का चुनाव। अगर जनता हमें चुनेगी हम रहेंगे, नहीं चुनेगी नहीं रहेंगी। कांग्रेस के दौरान अटल जी की सरकार आई, कई और जनता दल की सरकार आई, बाद में मोदी जी की सरकार आई, ठीक है, आ जाए। तो हम जनता पर, हम 3 टर्म दिल्ली में रहकर गए हैं, 3 टर्म। उसके बाद माननीय के अरविंद केजरीवाल जी आए हैं। तो इस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को, चाहे माननीय हेमंत सोरेन जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, और भी ये चुनाव के वक्त में डरा धमकाकर चाहते हैं कि हमारे साथ गठबंधन करे। इसका एक और उदाहरण मजबूरियां तो आपके लिए भी है चुनाव को लेकर। पीयूष जी मेरी इस बात से सहमत होंगे जी कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम लड़ाइयों के बावजूद, आंदोलन के बावजूद, सड़क पे आंदोलन किया कांग्रेस ने, लेकिन जब अपनी जमीन नहीं बचा पाई तो उसी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है जो इनके शीर्ष नेतृत्व पे गांधी परिवार पे हमला करता था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था, भ्रष्टाचारियों का आरोप लगाता। हमारी पकड़ है, पकड़ आपकी नहीं है। 10 साल में सत्ता पर रहने के बाद दक्षिण भारत पीयूष जी, नहीं पाए। पीयूष जी की आवाज लाउड करिए प्लीज। जी जी हमारी पकड़ है, दक्षिण भारत में हम हैं, आप लोग नहीं है। आप लोग अभी कविता जी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है, उनको दबाव में डाला गया। हमारे सुन लीजिए बात क्या कर रहे हैं पीयूष जी। जी, अगर आप प्रसून जी इन पार्टियों का पिछले इतिहास देखिए और हालिया इतिहास देखिए और अभी जो हाल में 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे उनका देखिए, तो ये आपको अटपटा बहुत लग सकता है, किसी को भी लगता है और लग भी रहा है निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि संकट है, एक तो संकट ये है कि राजनीति का संकट है, क्योंकि एक पक्षी अगर राजनीति हो जाए, एक पक्षी शासन व्यवस्था हो जाए तो वो लोकतंत्र के लिए भी खतरा होती है। और दूसरा, इन पार्टियों का वजूद भी संकट में है। देखिए तमाम छोटी पार्टियां, वो भी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के पीयूष पंत जी, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसी कारण से केजरीवाल का उदय हुआ था। अन्ना आंदोलन ने जो नेता पैदा किए थे उसमें राजनीतिक शुचिता की बात की गई थी। कोई ये नहीं सोचा था कि हमारा जो जमीन से निकला नेता हैगा वो शीश महल में रहेगा। आज भी लोगों को उन नेताओं की दरकार है जो अपने जीवन में शुचिता बरतते हैं, लेकिन ये शुचिता अभी कम दिख रही है। पीयूष जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुचिता बहुत कम है। देखिए शुचिता तो है ही नहीं बिल्कुल। आप किसी पार्टी को ले लो, आम आदमी पार्टी जो ये डिक्लेयर करके घोषणा करके आई थी कि हम एक वैकल्पिक राजनीति देंगे, और हम जैसे पत्रकार भी थे कि उनको एक उम्मीद बंधी थी कि भाई जो अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है या दूसरी पार्टियां कर रही हैं, और अब तो भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई दे रही है करते हुए, तो वो पार्टी जो है कि कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था देगी, एक स्वच्छ राजनीति करेगी। आप कह रहे हैं हमाम में सभी नंगे हैं। विजय खेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय खेरा जी, भले से आपके सामने भी चुनावी मजबूरी हो, लाख आपके सामने मजबूरियां हो, लेकिन आप भी ऐसे ऐसे दागी नेताओं को शामिल कर रहे हैं जो भाजपा को पुराने समय से जानते हैं। उनका भी मन खिन्न होता जा रहा है। क्या सत्ता के लिए, शासन के लिए कितने समझौते करेंगे? जिनको आप भी दागी बोलते थे उनको अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं। अब हमें वाकई सुनना चाहते हैं? जी जी बोलिए। क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा हूँ, एक बार 2 बार सब लोग रिपीट हो गए और भारतीय जनता पार्टी का मत आप सुनना नहीं चाहते, ऐसा मुझे फीलिंग हो रही थी। नहीं बताइए। आपने हर एक को 2-2, 3-3 राउंड ले लिए आपने।
आपको भी 2 राउंड हो चुका है। जब भी मेरा बोलने का मौका, हम नहीं जानते, अनजाने में हुआ होगा आपसे जरूर। विजय खेरा जी अपनी बात रखिए। कोई, हाँ, मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो इनकी बात का जवाब जरूरी है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे हमको खाली ये 5 बातें सच बताएं, क्या ये सच नहीं है कि 6% से सीधा 12% कमीशन लिकर माफिया को दिया गया था? 100% सच, ये वो खुद जानते हैं। नंबर 2, क्या ये सच नहीं है कि इसमें 1 से 46 करोड़ का फायदा उनको हुआ था? अरे हो गया था तो जेल चले गए, आगे की बात पूछ रहे हैं। ये बातें अभी इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनकी बातों के जवाब देना बहुत आवश्यक है। बार-बार 10,000 करोड़ क्या हुआ? खेरा साहब अब जेल में भेज दिए गए, आपकी बातें एकदम सही हैं, जेल में भेजे गए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, जो दागी आपके साथ गठबंधन में है, वो राजनीतिक शुचिता की कमी आपके यहाँ भी दिखने लगेगी कुछ समय में। पीएम केयर में 10,000 करोड़। गठबंधन में कौन है ऐसा जो जेल में है, जो आरोप में सजा आपता है या सजा पाने वाला है, कोई गिरफ्तार हुआ हो? अब मुझे वो बताइएगा। दूसरी बात है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ ये 5 बातें ऐसी हैं कि कोर्ट जमानत देता नहीं है तुम्हें, तुम्हारे मंत्रियों को साल भर नहीं देता है, और आप स्वीकार नहीं करते कि आप बेईमान हो। अरे क्यों इनका कारण नहीं बोलता, और क्यों आज कांग्रेस इनके साथ आई? क्योंकि उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार के चार्ज हैं। संजय निगम जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, इनके पास अपने भारतीय जनता पार्टी में नेता ही नहीं है, ये दूसरी जगह। अरे जवाब संजीव जी, नेता तो आपको चुनना है। गोपाल कृष्ण जी, जो मौजूदा हालात हैं, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा कृपया करके, समय की कमी है। जो मौजूदा हालात है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति है? बहुत बड़ी रणनीति है, और हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन खड़े हैं, और बीजेपी के विदाई का वक्त आ गया। इसीलिए ये सारे चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती गलत आरोप में जेल डाल रहे हैं। अगर इतना परफेक्ट है ईडी, तो पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। अरे किस चीज के लिए गिरफ्तार कर देंगे पीएम केयर फंड के लिए? आप भी कैसी बात कर रहे हैं गोपाल जी? प्रधानमंत्री पीयूष जी, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है? आम आदमी पार्टी के लिए लग रहा है कि अभी केजरीवाल को बचाना ही जरूरी है। 2024 का लोकसभा चुनाव गौड़ हो चुका है, बीजेपी आराम से अपने रास्ते विजयी रथ पे सवार हो चुकी है। तो क्या ये इंडिया गठबंधन की रणनीतिक रूप से कमजोरी है, या अभी भी कुछ नतीजे आने वाले हैं, या कोई रणनीति सामने आने वाली है? पीयूष जी, आप प्रवक्ता बन जाते हैं बीजेपी के। दिक्कत ये है गोपाल जी, जब आपकी बात करते हैं तो आप बीजेपी की बात करने लगते हैं। अभी हम पूछ रहे हैं मुद्दे की बात, तो आप लोग भटक जाते हैं। आरोप लगाना होगा तो पूरे दिन भर लगाइए ना। हम बोले ना कि ईडी कर रहा है, जरा सुन लीजिए पीयूष पंत जी को, सुन लीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं वापस। जी देखिए प्रसून जी, इसमें विपक्ष की रणनीतिक कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने अपनी रणनीति बहुत पुख्ता तरीके से तैयार करी है। यही कारण है कि आज जो है ये चुनाव के पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को, या कह दे या ईडी को कह दीजिए आप, उनको अरेस्ट करना पड़ा है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग चुनौती मिल रही है। उसका मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, आपने अगर और चुनाव 2014 देखा नहीं, आप भी मेरी बात पीयूष जी, तब फिर मेरी बात पे ही आप वीटो कर रहे हैं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल मुख्य चेहरे बन गए हैं। गोपाल कृष्ण जी हैं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय की कमी है। बिल्कुल, ये जो वक्त है ये दिखा रहा है, जो डिसेपरेटनेस है बीजेपी का, ये दिखा रहा है। चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान करना, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे कविता जी हो, बेटी है पूर्व सीएम की, तो इस तरह की हरकत दिखा रहा है कि इनके पास जनता अब नहीं रह गया है, सिर्फ ईडी रह गया है, और जनता हमारे साथ है। क्या फर्क पड़ता है? जनता आपके साथ है तो 2024 में चुनाव नतीजे बताएंगे कि आप लोगों के ऊपर जो दाग लगे हैं उससे जनता सहमत है या नहीं सहमत है। लेकिन इस समय एक बड़ी बात है जो आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए, राजनीति में शुचिता की वापसी होनी ही चाहिए, ताकि देश की जनता महसूस करे कि वो सुरक्षित हाथों में है, उसका देश सुरक्षित हाथों में है, टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के हाथ में नहीं है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।